हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, विविधता एवं भेदभाव। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, विविधता की समझ। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे और ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे क्लास 6 से लेके 12th तक। अगर आप क्लास 6 में हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम विविधता के बारे में जानेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के लिए। तो विविधता का जो अर्थ है वो है भिन्नता या अलग अलग प्रकार की विशेषताएं। सेम डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है। और विविधता से हम ये कह सकते हैं कि जब किसी समाज या देश में रहने वाले लोगों की संस्कृति, धर्म, समाज में उनके रीति रिवाज वगैरह सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हो तो उसे हम विविधता कहते हैं। ठीक है। हम क्या है, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। यस कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इस पर सब चीज़ों पर हमारे भूगोल यानी कि जहाँ हम रहते हैं या इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यहाँ अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। ये भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों की अपनी भाषाएं, संस्कृति, खान पान वगैरह सभी अलग है। क्योंकि अगर तुम नॉर्थ इंडिया में जाओ तो आपको डिफरेंट फूड मिलेगा और साउथ इंडिया में आपको डिफरेंट टाइप का फूड मिलेगा। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी कि मानने वाले रहते हैं। यानी कि भारत जो है वो धार्मिक विविधता वाला देश है। उसमें बहुत सारे धर्म के लोग साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो भारत है उसमें 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो भारत है उसकी विविधता के बारे में बताओ। तो यहाँ 1600 भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। जैसे केरल में कथकली, यूपी में कुछ अलग अलग, उत्तराखंड में अलग अलग, असम में बिहू वगैरह बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। ये बात सही है कि जो ये विविधता है हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न है तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। यानी कि जब हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें हमारी संस्कृति से अलग है। जैसे अगर हम फॉरेनर्स को देखें तो उनका कल्चर वगैरह वगैरह, ड्रेसेस सारी अलग है तो हमें वो अलग लगते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। ये भी होता है कि हम समझ नहीं पाते कि वो हमसे अलग कैसे हैं, क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। यानी कि जो लोग हैं वो अपने, जब वो किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं जो उससे अलग है तो वो एक राय बना लेते हैं अपने मन में कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, कैसे है। इसमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। यानी कि जो कुछ लोग हैं वो ग्रामीण को अज्ञानी मानते हैं और जबकि शहर वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे पर ध्यान फोकस करने वाले मानते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह के रूप ले लेती है। यानी कि जब पूर्वाग्रह का अर्थ हमें यहाँ पे बताया गया है कि जब हम किसी के बारे में सब पहले से कोई राय बना लेते हैं। जैसे हमने किसी को देखा, हमने उससे बिना पूछे या उससे बात किए सीधे अपने मन में एक राय बना ली उससे रिलेटेड, तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसे हमने अपने दिमाग में बिठा दिया कि ये तो ऐसा है वैसा है, तो उसे पूर्वाग्रह मान लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं।
ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ये सही बात है कि ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। हम लोगों को जज करने लगते हैं। जैसे कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। यानी कि जैसे लोगों को आलसी और कंजूस या अज्ञानी मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं करते, तो जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। इनकी जब हम सोचते हैं कि किसी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम उसे अपने ही तरीके से कर रहे हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे उसके तरीके से कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। ये बात सही है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। यानी कि इन सब चीज़ों को लेकर हम पूर्वाग्रह बना सकते हैं अपने दिमाग में, जो कि लोग बनाते हैं अक्सर। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं। यानी कि जो पूर्वाग्रह होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम कई बार अन्य व्यक्ति को दुःख पहुँचा देते हैं। अब है लड़के और लड़की में भेदभाव। यानी कि लड़के और लड़की में भेदभाव जो किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इन भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई रही है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुष के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता-पिता एवं परिवार के सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। यह एक पूर्वाग्रह है जो कि ये लोगों द्वारा बनाए गए हैं। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को का कभी-कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वे दूसरों के सामने रोने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, हम विश्वास करने लगते हैं और हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही हो जाता है। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब है कि जो रूढ़िवादी धारणाएं बनाई गई हैं लोगों द्वारा, वो क्या-क्या हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि के सभी में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं।
सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उन समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। जैसे कि माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, जो कि एक गलत धारणा है। आज के ज़माने में लड़कियां वो हर काम करती है जो लड़के कर सकते हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती है जिनको करने का काबिलियत शायद हम में हो। अब हम पढ़ेंगे असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। इनकी भेदभाव कब उत्पन्न होता है? जब जब हम लोगों के बारे में पूर्वाग्रह बना लेते हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग या लड़कियों के प्रति, और या किसी जाति वगैरह के लोगों के बारे में हम एक धारणा बना लेते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। इनकी भेदभाव होता है किसी को किसी मोहल्ले में ना रहने देना, या एक ही कुएं से पानी ना लेने देना, या किसी नौकरी में उसे काम करने से रोकना। इसे हम भेदभाव कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आ सकते हैं कि भेदभाव के कारण। तो भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एवं समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। यानी कि भेदभाव कब उत्पन्न होता है? भेदभाव उत्पन्न होता है कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा मानते हैं, या एक जाति के लोग दूसरी जाति को कम समझते हैं, यानी निम्न कोटि का मानते हैं, तो भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। दोनों समीरों में से एक और अंतर आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधताओं का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यानी कि ये भेदभाव आर्थिक रूप से भी उत्पन्न होता है। कैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, वो गरीब है और उसके पास इलाज करने के पैसे नहीं है, स्कूल जाने के पैसे नहीं, तो वहाँ भी उसे भेदभाव देखना पड़ता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता। यानी कि कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि कोई व्यक्ति जब उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति का महत्व नहीं है, तो उनको भी भेदभाव सहना पड़ता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। और यदि वो गरीब है, तो इस आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे दोहरे भेदभाव या सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। ये बात सच है कि इन कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है और लोग इन्हें जज करते हैं। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं, उनको गंदा या अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक ही तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा, जो कि गलत है। जिन समूहों को सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि किसी मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा।